हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पेपर हल करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये पेपर आपसे साझा करने वाले हैं। तो पहले मैंने कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का एक पेपर पहले करवा दिया था, ये दूसरा पेपर है अपना। ठीक है, टैक्सोनोलॉजी विश्व वाला। ठीक है, तो इसके अंदर राजस्थान जीके के जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 30 क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। चलता है पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अर्जुन लाल सेठी। किसने करी? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की बात कर ले अपन तो इसे राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे पहले चौमू के कामदार पद पर नियुक्त थे, फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके अलावा जयपुर के जो राजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की सिफारिश करी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, और इसके अलावा वो हार्डिंग बम कांड की जो उपज थी वो भी इन्हीं की उपज थी, और फिर इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और इन्हें वेलूर जेल में बंद भी रखा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि कौन सी जेल में अर्जुन लाल सेठी को बंद रखा था, सवाल पूछा हुआ। वेलूर जेल के अंदर बंद रखा था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ठीक है, और इनका अंतिम समय जो बीता था वो अजमेर दरगाह के अंदर बीता था। अपने नाम बदल लिया था इन अर्जुन लाल सेठी से, अपना नाम बदलकर करीम खां कर दिया था, और इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें दफनाया गया था। ठीक है, तो ये तथ्य आपको अर्जुन लाल सेठी के बारे में याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर के ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जंतर मंतर। ठीक है, कौन सा? जंतर मंतर। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यार राजस्थान की जो यूनेस्को की साइट है कौन कौन सी है, आज वापस से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो 1985 में केवलादेव को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया। फिर 2013 के अंदर 6 किलो को शामिल किया गया था। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वापस से बता देता हूँ। गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर हो गया। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, चीकू हो गया। फिर गाजर, चीकू, आम, आम से आमेर हो जाएगा। तो ये 6 जिले हैं जो 2013 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2019 जुलाई 2019 में जयपुर के परकोटे को भी शामिल कर लिया गया था। परकोटा में शामिल होने वाला ये विश्व का दूसरी सिटी बनी थी। पहले अहमदाबाद था, उसके बाद ये दूसरा जयपुर बना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 6 साइटें जो है यूनेस्को में मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अपन रामसर साइट की बात कर ले तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है। ठीक है, एक तो केवलादेव, दूसरी सांबर। केवलादेव को 1981 में शामिल किया गया था, सांबर को 1990 में शामिल किया गया। वेटलैंड जो रामसर नम भूमि है वो 2 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नाट्य शैली नहीं है? स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, लेकिन ढाडी लोक नाट्य नहीं है। ढाडी तो एक जाति है। ठीक है, जो कि शायद बाड़मेर में निवास करती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है, ये आपको बताना है। अलगोजा सुसीर है, पुंगी सुसीर है, बाक्या सुसीर है। जंतर जो है तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर ये गुजरों द्वारा बजाए गुज्जर भोपों द्वारा बजाया जाता है। इसमें 2 तुंबे लगे हुए होते हैं, 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर इसे गले में डाल के फिर बजाया जाता है। गले में डाल के फिर बजाया जाता है। अलगोजा जो कि राजस्थान का लोकवाद्य, इसमें दो दो बांसुरी को एक साथ जोड़ के फिर बजाया जाता है। ठीक है, और अलगोजा का जो जादूगर है वो राम नारायण चौधरी है, जो कि नाक से अलगोजा को बजाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पुंगी का जो संबंध है वो कालबेलियों से है। ठीक है, पुंगी का जो संबंध है कालबेलियों का वाद्य यंत्र पुंगी है। बाकिया बाकिया जो कि विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये आ गया। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जिस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो नारायणी देवी थी। वे कौन थी? नारायणी देवी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में बनने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर के थे। सर वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो जयपुर के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर के दीवान हो गए।
ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है वो बैगू किसान आंदोलन से है। किससे है भाई? बैगू किसान आंदोलन से, ठीक है, बैगू किसान आंदोलन से है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजीजी कौन थे? तो राजपूताना में जो एजीजी वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे भाई। कौन थे एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस समय अपन वॉइसराय की बात कर ले तो 1857 के समय भारत के जो वॉइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इसके अलावा अपन राजस्थान की कुछ रियासतों के पीए की बात कर ले तो जयपुर के जो पीए थे वो कौन थे? जयपुर के पीए थे ईडन, ठीक है। कोटा के थे मेजर बर्टन, और उदयपुर के थे शावर्स, सिरोही के थे जेडी हॉल, ठीक है, और भरतपुर के थे मॉरिसन, ठीक है, और जोधपुर के थे मॉक मोशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? सैयद हासिम, अमीर जलाल खान, शहबाज खान, गाजी खान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 दूत भेजे गए थे किसके द्वारा? अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए। तो उसका जो क्रम है आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक छोटी सी ट्रिक से आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ट्रिक अपनी क्या है? जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो, ठीक है। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, वैसे आपका भारमल हो जाएगा, ऑटो से टोडरमल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, भारमल नहीं, भगवान दास, सॉरी। जैसे आपका जलाल खां, माँ से मान सिंह, और वैसे भगवान दास, और टो से टोडरमल, ये 4 दूत हल्दी घाटी से पहले महाराणा प्रताप के समझौते के लिए भेजे थे। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी, जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? मारवाड़ के किस शासक को पालन पोषण गोराधाई ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है? तो बिल्कुल अजीत सिंह का जो पालन पोषण है, अजीत सिंह का जो पालन पोषण किया था वो मारवाड़ की पन्नाधाई यानी गोराधाई ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होती है। कालीबंगा की खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर। दूसरे में बात कर लूँ तो इसका जो उत्खनन कराया था वो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा केपी श्रीवास्तव भी शामिल थे। इसके अलावा यह क्या क्या मिला? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यह कि दुर्ग के प्राचीर के साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए, कुएं के अंडाकार कुएं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। चबूतरे या मिट्टी के ईंटों के बने हुए थे, या अग्नि वेदिकाएं मिली है 7, या एक खोपड़ी मिली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे साक्ष्य आपको याद रखने हैं। मैंने ये क्या क्या मिले थे मैंने सब बता दिया आपको एक विस्तार से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो अपना अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जैसा कि बिल्कुल बहुत आसान सवाल है कि अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये हम पहले भी करवाया था मैंने, अहीरवाटी। कौन सी? अहीरवाटी बोली बोली जाती है। इसे हीरवाल भी कहते हैं, हीरावाटी भी कहते हैं, राठी भी कहते हैं। राठ क्षेत्र में बोली जाती है, इसे राठ बोली भी कहा जाता है, ठीक है। और जो हीरवाटी जो है ये हरियाणवी और मेवाती के मध्य सेतु का काम करती है, ये भी आपको पता है, पता रखना है बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था? तो पद्मश्री सम्मान जो दिया गया था वो बिल्कुल ब्लू पोट्री के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री जो कि लाहौर पर्शिया फारस की थी, बाद में ये राजस्थान आई थी। सर्वाधिक संरक्षण राम सिंह सेकंड द्वारा दिया गया था। और इसके जो वर्तमान में जो कलाकार है वो नरोत्तम जांगीड़ है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल पूछा था हाल ही के कौन से एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत को जो पद्मश्री दिया गया था 1974 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से जो दीक्षा ली थी वो जाम्बोजी ने ली थी। किसने ली थी? वो जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जम्बोजी ने ली थी। जम्बोजी ने 29 नियमों का परिवर्तन किया था, जिसलिए इसे विष्णोई धर्म कहा जाता है। 20 + 9 यानी 29 नियमों का पालन करना होता है, ठीक है।
संत पीपा की बात कर ले तो संत पीपा जो कि गागरोन के शासक थे, बाद में इसने सब कुछ त्याग दिया। संत पीपा का जो मंदिर बना हुआ समदड़ी बाड़मेर में। इनकी गुफा की बात कर ले तो टोडाराय के अंदर है। और इनकी छतरी की बात कर ले तो गागरोन के अंदर ही, आपको याद रखना है। और इनके गुरु की बात कर ले तो रामानंद जी है, ठीक है। दादू दयाल की बात कर ले तो दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इन संत को बुलाया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। कब बुलाया था? 1985 में अकबर और दादू दयाल की भेंट हुई थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना कि सदाबहार वन केवल राजस्थान के माउंट आबू में ही पाए जाते हैं, बाकी और कहीं भी नहीं पाए जाती, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो वनों की बात कर लूँ तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है। ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो इसके जो तथ्य है आप याद रख लेना, ठीक है। राजस्थान में अभिलेखित वन जो है 32,863 है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिलेखित वन कितने? 32,863। कुल राजस्थान की भूमि का 9.60 और कुल भारत का 4.23% है, ये भी आपको याद रखना। और आरक्षित वन कितने ये बता देता हूँ, 37.05 है। कितने पे? 37.05 है, ये आपको याद रखना। दूसरा रक्षित वन की बात कर लूँ मैं, तो रक्षित वन कितने हैं अपने? रक्षित वन है 56.49%। अवर्गीकृत वन की मैं बात कर लूँ तो 6.46 है। कितने यहाँ पे? 6.46%। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, रक्षित वन सबसे ज़्यादा बारां में है और अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा बीकानेर में है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थार एक्सप्रेस मुनाबाव से देश के मध्य चलती है। तो थार एक्सप्रेस जो मुनाबाव से खोखरा पार के मध्य चलती है, किसके मध्य चलती है भाई? खोखरा पार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंकी वैली किसका नाम है? तो मंकी वैली गलताजी को कहा जाता है, ठीक है। मंकी वैली किसे कहा जाता? गलताजी को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर भारत का जो तोताद्री कहलाता है, ये भी सवाल पूछा हुआ, तो ये भी गलताजी को कहा जाता है, ठीक है। ये भी गलताजी को कहा जाता है। गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम गलता पड़ा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये गलताजी आपके जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को जो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है वो खेजड़ली में मनाया जाता है। दुनिया का एकमात्र वृक्ष महोत्सव खेजड़ली जोधपुर में और 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब से स्टार्ट हुआ था? 1978 से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो परती भूमि पाई जाती है वो जोधपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक परती भूमि कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है। और सर्वाधिक बंजर भूमि का है? जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक बंजर भूमि का है जैसलमेर में। और सबसे कम कृषि भूमि का राजसमंद में, ये भी आपको याद रखना। सबसे कम कृषि भूमि राजसमंद के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो बिल्कुल शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु के अंदर जो शामिल है वो बीकानेर है, ठीक है। कौन सा है भाई? श्याम बीकानेर। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 10 भागों में बांटा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़े कृषि जलवायु की बात कर लूँ तो फर्स्ट सी है, आपको याद रखना। और सबसे छोटे की बात कर लूँ मैं तो फोर्थ बी है, ये आपको याद रखना। सबसे बड़ा फर्स्ट से, सबसे छोटा फोर्थ बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5,920 किलोमीटर है। और उसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है 1,070 है और 4,850 जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो मैं आपको मैप बना के बता देता हूँ। ये राजस्थान का अपना मैप हो गया, ठीक है। यह अपना पंजाब हो गया, यह अपना हरियाणा हो गया, यह अपना यूपी हो गया और यह अपना एमपी हो गया और यह अपना गुजरात हो गया। ये आपको याद रखना, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात। तो कितने हो गए आपको पता? 1 2 3 4 5 जिले हो गए। कितने भी? सॉरी 5 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पंजाब की कितने सीमा लगती है, तो 89 लगती है। हरियाणा की कितनी लगती है, 1262 लगती है। यूपी की कितनी लगती है, 877 लगती है। एमपी की कितनी लगती है, 1600 लगती है। गुजरात की कितनी लगती है, 1222 लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक एमपी की, न्यूनतम पंजाब की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी सदावाहिनी नदी है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में आप सभी को पता है सदावाहिनी नदी चंबल है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है, ठीक है। बाकी जहाँ सारी नदी जो है वो बरसाती नदी है, कांतली नदी, गग्गर नदी, बाणगंगा नदी, और ये नदियाँ अपने अंत्य प्रवाही क्षेत्र में भी आती है। कांतली नदी से जो कि सीकर के खंडेला से निकलती है। बाणगंगा नदी बेहराट की पहाड़ियों से निकलती है। गग्गर की बात कर लेते हैं, शिवालिक की कालका से आती है। और चंबल नदी जो आती है अपने कहाँ से आती है भाई, चंबल नदी जो आती है अपने एमपी से आती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, ठीक है। सबसे पहला बांध कौन सा बना था, सबसे पहले बांध का जो निर्माण हुआ था वो कोटा बैराज का हुआ था। ये सवाल अगर एग्जाम में बन जाता तो बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। सबका दिमाग वही जाता कि रावत भाटा बना होगा या गांधी सागर बना होगा, लेकिन सबसे पहले जो बना था कोटा बैराज बना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र का अविकानगर टोक के अंदर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है जैसलमेर, क्या सॉरी जोधपुर। सबसे कम ऊन उत्पादन करता है झालावाड़, ठीक है। और केंद्रीय ऊन का जो बोर्ड विकास है वो जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा जो ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है वो जैसलमेरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है। और सोनारी भेड़ ऐसी भेड़ है जो चरती है तो उसके जो कान होते हैं वो ज़मीन को छू जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। खैरी भेड़ के बारे में भी पूछा जा रहा है कि खैरी भेड़ की नस्ल कहाँ पाई जाती है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास पाली की ये खैरी भेड़ पाई जाती है आपकी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में गार्नेट के जो भंडार पाए जाते हैं वो टोक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं गार्नेट के भंडार, टोक में, जिसे तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कल्याणपुरा और राजमहल टोक के अंदर गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल 27वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है। डी कांतली है, साबी है, ठीक है, और काकनी भी है, लेकिन सागी नदी नहीं है। कौन सी है, सागी नदी नहीं है। सागी नदी बिल्कुल नहीं है, ये आपको याद रखना। अब इन सारी नदियों का उद्गम स्थल मैं आपको बता देता हूँ। कांतली नदी जो कि सीकर के खंडेला के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और झुंझुनू में बहती हुई बाद में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी जो है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी अंत्य प्रवाही नदी। काकनी नदी ये जैसलमेर की कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सागी नदी ये जसवंतपुरा की, जालोर की जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये लूणी नदी में मिल जाती है और अपना पानी अरब सागर में ले जाती है, इसलिए अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्वती सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो पार्वती सिंचाई परियोजना बिल्कुल धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, धौलपुर में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है, तो धौलपुर के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, ये आपको बताना। तो राजस्थान का सबसे सूखा जिला आप सभी जानते हो जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है, बिल्कुल शुष्कतम जिला जो है वो जैसलमेर है, ठीक है। जहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती है, बहुत कम बरसात होती है, इसलिए शुष्कतम जिला कहा जाता है। राजस्थान का जो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो वो भी जैसलमेर के अंदर ही बनता है। फिर मानसून आता है, तो राजस्थान में देखो जो मानसून आता है ना वो 15 जून तक एंट्री कर जाता है। 15 जून को एंट्री कर जाता है और सही 1 हफ्ते बाद में बरसात होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपको याद रखना, बहुत अच्छा तथ्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, मृदा के प्रकार और जिले, एरिडोसोल, एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना, ठीक है। एरिडोसोल जो मृदा पाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मैप के अनुसार बता देता हूँ, फिर अपन इसको कर लेंगे। ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। पतंगाकार किसने बताई थी, आकृति TH हेडले ने बताई थी। बार बार आप सुनोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आप बार बार सुनोगे तो आपकी तैयारी भी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। अपन बात कर ले एंटीसोल मृदा जो पाई जाती है जैसलमेर और इधर बीकानेर, गंगानगर और अपने थोड़ा सा बाढ़ के इलाके में पाई जाती है। फिर एरिडोसोल जो मृदा पाई जाती है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, ठीक है, और जोधपुर या एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एल्फिसोल जो पाई जाती है पुरानी, ये अपने पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। इंसेप्टिसोल मृदा की बात कर लो तो अरावली के आसपास के जो जिले हैं ना, बिल्कुल इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, अरावली के जो टच में है बिल्कुल।
और वर्टिसोल जो प्रकार की मध्य पाई जाती है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? वर्टिसोल प्रकार के हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और ये अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार ये मृदाओं के प्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें एंटीसोल मृदा नहीं बताया था, 4 मृदा एंटीसोल में बता चुका था। इसमें जो सही सुमेलित इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा और पाली, बिल्कुल इंसेप्टिसोल मैंने कहा था रावली के टच में जो है जिले। एल्फिसोल पूर्वी मैदान में आता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एरिडोसोल, ये एरिडोसोल मैंने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में, तो शुष्क क्षेत्र है ही नहीं। अजमेर और उदयपुर तो आद्र माता, अजमेर उपाद्र माता। वर्टिसोल मैंने बताया हाड़ौती के पठार में, लेकिन जोधपुर बाढ़ में लिखा तो ये भी तथ्य गलत हो जाएगा। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके अलावा देखो अर्जुनलाल सेठी जो पहला क्वेश्चन था उनकी कुछ किताबें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें कुछ एग्जाम में पूछी भी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक तो क्षुद्र मुक्ति, एक किताब मैं आपको बता देता हूँ। क्षुद्र मुक्ति जो किताब थी वो भी अपने अर्जुनलाल सेठी की थी, ठीक है। एक स्त्री मुक्त किताब थी, ये भी अपने अर्जुनलाल सेठी की थी। एक मदन पराजी जो किताब है वो भी अपने किनकी थी? ये भी अपने अर्जुनलाल सेठी की थी। एक पासर यज्ञ जो बुक थी ये भी अपना अर्जुनलाल सेठी की थी। इसे राजस्थान का दधीची के नाम से भी जाना जाता। ये बहुत इनने अपना आखिरी वक्त बिल्कुल अजमेर की दरगाह में बिताया था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये 4 किताबें जो है इनको आपकी याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे, और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक शानदार और ज़बरदस्त पेपर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद।